प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संसाधन के बारे में। ये आपका 8th क्लास की एसएसटी जो ज्योग्राफी की बुक है यानी भूगोल की जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे संसाधन के बारे में, ठीक है। इसकी इंग्लिश मीडियम की वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊं इस वाली वीडियो में हम क्या करेंगे। सबसे पहले संसाधन क्या है, इस चैप्टर को अच्छे से समराइज़ करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसको डिस्कस करेंगे और फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स दिखाऊंगी। आंसर मैं पूरे बाकायदा तौर पर लिख के दिखाऊंगी ताकि आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। पहले आप लोग समझ लेंगे और उसके बाद उन्हीं से ही साथ के साथ लर्न करते चलेंगे ताकि जब आपके एग्ज़ाम्स टाइम हो तो आपको कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए बेटा, हम लोग पढ़ेंगे संसाधन। तो संसाधन क्या है? क्या ये वर्ड आपने पहले कभी सुना है इस शब्द के बारे में? नहीं सुना। चलिए तो मैं बताती हूँ। क्या होता है, जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं और वो हमारे काम को आसान करती हैं, ठीक है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, उनको हम संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अब मैं हूँ तो मैं भी एक संसाधन के रूप में आपके सामने आई हूँ। कैसे? क्योंकि आपको ज़रूरत है एक टीचर की जो आपको ये सब चीज़ें पढ़ा सके लॉकडाउन में, ठीक। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपका काम आसान कर रही हूँ, यस और नो? यस, है ना। आपका काम आसान हो रहा है, क्वेश्चन आंसर्स बता रही हूँ आपको, क्योंकि इस दौरान आपके स्कूल्स तो खुल नहीं रहे जो आपके मैडम आपको क्वेश्चन आंसर समझाएं, लेसन अच्छे से एक्सप्लेन करें, या मार्केट भी नहीं खुल रही जो आप गाइड ला सके जाके मार्केट से ख़रीद के। तो क्या है, यहाँ पे अब मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, आपके काम को आसान कर रही हूँ, इट्स मीन मैं भी एक संसाधन हूँ आपके लिए, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि बच्चे ने पूछा कि अम्मा संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहा जाता है। तो उसकी अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा, अब आपसे कहा जाता है कि आप अपने चारों तरफ देखिए कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प करती हैं, आपको हर चीज़ समझाती हैं, आपकी मदद करती हैं, ठीक है। उनके नाम लिखिए। अब जैसे आप बता सकते हैं कि आपके घर में लाइट जो है वो एक संसाधन है, ई रिक्शे से आप इधर से उधर जाते हैं, किताबें जिनका उपयोग करते हैं पढ़ने के लिए, ये सब क्या है, ये सब संसाधन है ना। आपका चूल्हा जिस पे आप खाना बनाते हैं वो भी संसाधन है, सब्ज़ी हम खाते हैं वो भी संसाधन है। क्यों? क्योंकि भाई खाते हैं तभी तो हम अपनी आवश्यकता को पूरा करते हैं। हमें भूख लग रही है, हमें खाना खाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे सब बताया गया कि ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी क्या कहलाती हैं, ये आपके संसाधन कहलाती हैं। उसके बाद यहाँ बताया, उस बच्चे ने पूछा, अच्छा मम्मी ये बताइए कि कोई चीज़, कोई भी एक नॉर्मल चीज़ संसाधन कैसे बन जाती है। तो उसकी मम्मी ने बताया कि कोई चीज़ जिसकी उपयोग यानी कि उसका जो प्रयोग है, जो उसकी उपयोगिता है, जब वो बहुत अधिक मूल्यवान हो जाती है, यानी जब वो सबसे ज़्यादा डिमांडेड हो जाती है, तभी वो संसाधन जो है मूल्यवान होता है, और जब वो मूल्यवान होता है तो वो संसाधन बन जाता है, ठीक है ना। जैसे अब मान लीजिए अभी एक पेड़ है कोई नॉर्मल सा, ठीक, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन अगर उसी पेड़ को मैं तोड़ के उससे, उसके पत्तों से या उसकी जड़ से या उसकी छाल से कोई आपको एक दवाई बना के दे दूँ तो वो दवाई बहुत मूल्यवान है, तो वो दवाई जो है वो संसाधन बन गई, है ना। इसी तरह से यहाँ आपको बताते हैं आगे जाके कि मूल्य का मतलब ये है कि उसकी आर्थिक वैल्यू भी होना चाहिए। तो उसकी मम्मा कहती है नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ की आर्थिक वैल्यू हो, यानी कि हर चीज़ के लिए पैसा लगे। ऐसा होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी आर्थिक वैल्यू नहीं होती है, जिनकी पैसे से कोई वैल्यू नहीं होती, वो हमें फ्री में मिलती हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर आज आप देख सकते हैं ऑक्सीजन हमें फ्री में मिलता था, है ना। उसकी कोई हम पैसे नहीं देते थे, कोई चार्जेस नहीं देते थे, लेकिन आज जब कोरोना काल में हमारे लिए ऑक्सीजन कम पड़ रहा है तो जो साइंटिस्ट ने अपने तौर पे बना के रखा है रिएक्शन के द्वारा, वही आज कितना महंगा 50-50 हज़ार 55-55 हज़ार रुपये में एक सिलेंडर मिल रहा है। यस और नो? यस, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि ज़रूरी नहीं है वो चीज़ मूल्यवान हो। कभी कदार क्या होता है कि वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। जैसे कि उसकी मम्मी ने भी उसे बताया कि धातुओं का कोई मूल्य नहीं होता है, ठीक है। धातुओं का बहुत अधिक मूल्य होता है, लेकिन वहीं आप देखिए कोई मनोरम भूदृश्य, यानी कि कोई बहुत अच्छा सा सीनरी टाइप की कोई चीज़, जैसे कि आपका कोई गार्डन का सीन या कोई
पहाड़ का सीन है ना, वहाँ पे हल्की हल्की बारिश पड़ रही हो, चारों तरफ हरी हरी घास हो, फूल पौधे लगे हुए हो बहुत सारे, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तभी तो कहा जाता है कि भाई आपको सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, गार्डन में टहलना चाहिए, खुली हवा लेना चाहिए, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ आपको बताया। अब यहाँ देखिए एक पैटर्न लव्स करके आया है, तो देखिए यहाँ उसको लिखा है कि इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है, यानी कि वो चीज़ जो सिर्फ मैंने ही बनाई हो और मेरी ही हो। तो उसी तरह से उनकी मम्मा ये भी समझाती हैं कि जैसे आपके दादी के कोई घरेलू नुस्खे हैं उसकी आज कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर वो कोई एक कंपनी के द्वारा उसको अच्छे से फॉर्मूले में ढाल के दवाई वगैरह बना दी जाए तो वो पैसों में बिकेगी और उसकी आर्थिक वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बच्चा जो है वो मम्मा से पूछता है, मम्मा संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उनकी मम्मा बोलती हैं कि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। और देखिए यहाँ उनकी मम्मा बोलती हैं कि मैं भी बहुत महत्वपूर्ण संसाधन हूँ, ठीक है। क्यों? तो कहते हैं इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ, है ना। दोनों लोग संसाधन है। कैसे? क्योंकि भाई देखिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपकी संसाधन हो गई, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं, आंसर लिखेंगे, अपने टीचर्स को लिख के देंगे तो आप भी संसाधन का काम करेंगे। फिर वो पूछते, अच्छा ये बताइए संसाधन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो कहा संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक संसाधन वो होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं, यानी कि जो गॉड गिफ्टेड हैं, जो अल्लाह मियाँ ने दिए हैं, और दूसरे संसाधन वो होते हैं जो हमने बनाए हैं, यानी कि मानव निर्मित हैं, ठीक है, इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। तो चलिए पहले हम प्राकृतिक संसाधन को पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, यानी कि वो संसाधन जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं और उसमें हम कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करते, ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन हो गए। जैसे कि आपकी वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, नदियाँ, झील, है ना, मृदा, या फिर आपके और बहुत सारे इसी तरह से प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्रकृति की तरफ से निःशुल्क उपहार के तौर पर मिले हैं, यानी गिफ्ट की तरफ से गिफ्टेड है ना, गॉड गिफ्टेड है। उसी तरह से ये सारे जो है आपके सीधे उपयोग में लाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जिनको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, उनको कुछ मतलब साफ़ करना ये सब करके उसके बाद उसका यूज़ करते हैं, जैसे कि पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें भी नेचुरल ही हैं, ये भी हमें गॉड गिफ्टेड है, लेकिन क्या है कि इनको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते। जब ये निकलता है ज़मीन से या नदी के समुद्र के किनारे से, तो उसके बाद हम इनको ले जाके प्योरीफाई करते हैं। इसके लिए बड़े बड़े बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं जिनके अंदर ये प्योरीफाई किया जाता है, फिर इसमें डिफरेंट ऑयल्स निकलते हैं, फिर उनको अलग अलग ले जाके बेचा जाता है ना। अब बताते हैं कि प्राकृतिक संसाधन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, यानी पहले हमने लिखा कि संसाधन, ठीक है, पहले हमने लिखा संसाधन, तो हमने जाना संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके प्राकृतिक, ये का इधर आएगा ऐसे करके, एक होते हैं आपके प्राकृतिक और दूसरे होते हैं आपके मानव निर्मित, ठीक है। अब प्राकृतिक के भी 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय, ठीक है। तो अब नवीकरणीय क्या होता है? नवीकरणीय वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीन हो जाते हैं, यानी दोबारा से बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका हवा, मिट्टी, पानी, ये सब चीज़ें जो हैं, वन, ये क्या है? ये आप यूज़ करते हैं देन दोबारा से वो बन जाते हैं, ठीक है। पवन ऊर्जा, ये सारी चीज़ें। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनका भंडार सीमित रहता है, यानी अगर हम उन्हें एक बार यूज़ कर लें तो वो दोबारा से नहीं बनते, और अगर बनते हैं तो उन्हें हज़ारों लाखों वर्ष लग जाते हैं दोबारा से बनने के लिए। जैसे कि आपका पेट्रोल, अगर हमने 1 लीटर पेट्रोल लिया और 1 लीटर पेट्रोल लेने के बाद उससे गाड़ी चला दी, तो क्या वो यूज़ किया हुआ 1 लीटर पेट्रोल वापस आएगा? वो 1 लीटर पेट्रोल वापस नहीं आएगा। ये अलग बात है कि हज़ारों लाखों साल बाद ज़मीन अपनी अंतर्क्रियाओं के द्वारा दोबारा से नया पेट्रोल बना दे, लेकिन जो हमने यूज़ किया है वो कभी वापस नहीं आएगा, है ना। नवीकरणीय कौन से होते हैं? जो दोबारा वापस आ जाते हैं। अनवीकरणीय कौन से होते हैं? जो दोबारा वापस नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका आ जाता है मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन उन्हें कहा जाता है कि वो संसाधन जो उनका मतलब कच्चा पदार्थ जो है, जो उसका कच्चा माल है, वो लिया तो प्रकृति से ही जाता है, लेकिन उसको हम लेके उसको फैक्ट्रीज़ और इन सब के द्वारा बहुत अधिक मूल्यवान बना देते हैं, तो वो आपका मानव निर्मित कहलाता है। जैसे कि अब आप बात करें
अभी गर्मी चल रही है, हम लोग पंखे में, एसी में बैठे हुए हैं, तो पंखा या एसी बनाने के लिए जो लोहा या जो भी धातु इस्तेमाल किया गया है, वो धातु हमें कुदरती तौर पर मिला है, नेचुरली मिला है ना? लेकिन उसको हमने फैक्ट्रीज़ में डाल के मशीनों के द्वारा एक बहुत अधिक अच्छी चीज़ बना दी, ठीक है? एक बहुत उपयोगी चीज़ बना दी, जो कि वाक़ई एक मूल्यवान भी है ना? तो वो क्या कहलाएँगे? वो आपके मानव निर्मित कहलाएँगे। जैसे अब आपको जाना है कहीं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें आपको क्या करना है? आपको कार यूज़ करनी है, ठीक? अब आप कार कार क्या है? बनाई आपने है, ठीक है? हम मान गए कि ये कार हमने बनाई है, मानव ने बनाई है, ठीक? लेकिन कार को बनाने के लिए जो लोहा चाहिए कहाँ से आया? गॉड ने दिया, है ना? कार को चलने के लिए जो पेट्रोल चाहिए वो कहाँ से आया? गॉड ने दिया, ठीक है? तो ये संसाधन जो है मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, जो मानव ने अपने काम को आसान करने के लिए खुद से बनाए हैं, ठीक है? आगे चलते हैं तो देखिए ये मानव संसाधन के बारे में। अच्छा, अब मानव यानी इंसान खुद भी एक संसाधन है। जैसे कि मैं अभी आपके लिए संसाधन की तरह काम कर रही हूँ ना। डॉक्टर, साइंटिस्ट, डॉक्टर आपकी हेल्प करते हैं दवाई देने में अगर आप बीमार पड़ जाते हैं। साइंटिस्ट आपके लिए नई नई चीज़ें बनाते हैं, है ना? इसके अलावा भी अगर आप थोड़ा नीचे भी जाएँ कि भाई मैम ने तो बहुत पढ़े लिखे लोगों की बात कर दी, लेकिन अगर आप देखें तो हर कोई कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे आपका काम आसान हो रहा है। भाई हमारे गली में जो स्वीपर अंकल आते हैं, एक दिन ना आए, गली का हाल देखो कितना बुरा होता है ना? तो वो भी संसाधन है। अब क्या हम गली में झाड़ू निकालेंगे? अगर हम गली की सफाई हम करेंगे तो घर की सफाई कौन करेगा? और अगर हम घर और गली सारी सफाई हम खुद करेंगे तो फिर आपको वीडियो कौन बना के देगा? अपनी पढ़ाई में कैसे करूँगी और जॉब पे कैसे जाऊँगी, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि हर कोई हमारे लिए संसाधन है। मेरे घर में जो मेड आती है वो भी एक संसाधन है। अब अगर वो ना आए तो मुझे बर्तन झाड़ू सब खुद ही करना पड़ जाता है, तो कितना बर्डन हो जाता है, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ फिर मैं, है ना? तो इसका मतलब ये है कि हर कोई हमारे लिए संसाधन है जो हमारे काम को आसान करे। ठीक है, कभी कदार क्या होता है, कभी कदार नहीं बल्कि मोस्टली ऐसा ही होता है कि जब हम किसी से कोई सेवा लेते हैं तो हम उसके बदले उसको कुछ देते हैं। जैसे अब स्वीपर अंकल आ रहे हैं, तो अगर वो हमारी गली की झाड़ू लगा रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको पैसे मिलते हैं, उनको सैलरी मिलती है, ठीक है? या हमारे घर में जो मेड आती है, काम करती है, तो उसको हम उसकी सैलरी देते हैं, है ना? तो इसका क्या मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि संसाधन हमें हर चीज़ फ्री में मिले। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज़ तो करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बदले में कुछ देना भी पड़ता है, ठीक है? अब आता है संसाधन संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या होता है? संरक्षण का मतलब होता है उसको बचाना, सेव करना, ठीक है? तो अब हम संसाधनों को कैसे बचा सकते हैं? तो देखिए बेटा, आप सब जानते हैं कि हम इंसान हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं वो असीमित हैं। अभी आपको पापा ने सैमसंग का कोई मोबाइल गिफ्ट किया, तो आप कल सोचेंगे ओ पापा ने सैमसंग का 2G मोबाइल दिया, अब तो मेरे पास 3G होना चाहिए। पापा ने 3G गिफ्ट कर दिया, अब आप सोचेंगे 3G भी तो पुराना हो गया है, अब तो जियो 4G में चलता है, मुझे 4G मोबाइल चाहिए। आप 4G ले लेंगे। फिर जब आपके पास 4G आ जाएगा तो आजकल में 5G भी आने वाला है। फिर आप सोचेंगे ओहो अब तो ये भी पुराना हो गया, अब तो 5G आ गया, मेरा तो मोबाइल का डाटा काम ही नहीं करता, मैम की वीडियो कैसे देखूँ, है ना? फिर आप क्या कहें, पापा मुझे 5G चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जो संसाधन है वो क्या है, वो सीमित है, वो नहीं बढ़ रहे हैं टाइम के हिसाब से, है ना? तो उसके बाद क्या होता है, जब ऐसे आवश्यकताएं बढ़ती रहती है और संसाधन सीमित रहते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि संसाधन ख़त्म होने लगते हैं। जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे थे कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। ये नहीं कि हवा में ऑक्सीजन की कमी होने लगी है, बात ये है कि हवा में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो इतनी कम हो रही है कि जो बीमार लोग हैं वो जल्दी जल्दी उसको नहीं ले पा रहे हैं, समझ रहे? तो इसीलिए उनका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। जो फिट एंड फाइन लोग हैं वो तो ठीक है, वो अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं किसी तरह से, लेकिन जो हल्के से भी बीमार हैं वो पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी को छोड़ के जा रहे हैं, है ना? तो इसीलिए संसाधन संरक्षण करना भी बहुत ज़रूरी है। यानी हम संसाधन का ऐसे इस्तेमाल करें कि आने वाले फ्यूचर में भी लोगों के लिए बचे, ठीक है? इसे ही कहा जाता है संसाधन का संरक्षण। अब हम कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए यहाँ से मैं अपने कॉलेज जा रही हूँ, ठीक है? अपनी कार से मैं जा रही हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ क्या है कि अब मैं अकेली जा रही हूँ तो अपनी फ्रेंड्स को, 2-3 फ्रेंड्स जो भी हैं उनको बैठा लूँ। तो उससे फ़ायदा ये रहेगा कि एक बार पेट्रोल लगेगा, एक कार में 5 लोग चले जाएंगे। बाद में ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, पेट्रोल के जो पैसे हैं उसको डिवाइड कर ले 5 लोगों में, है ना? अब अगर मेरे 5 फ्रेंड्स, मैं और मेरे 5 बाकी फ्रेंड्स सब अलग अलग कार से आ रहे हैं तो कितनी 5 जगह पेट्रोल लग रहा है, यानी 5 लीटर पेट्रोल लगा, है ना? हमारे पैसे भी ज़्यादा लगे और संसाधन भी बेकार में वेस्ट हुआ, 5 गाड़ियाँ खाली खाली जा रही हैं।
तो इसका ये क्या मतलब है कि हम संसाधन का, अब जैसे मान लीजिए मैं एक रूम में बैठी हूँ, ठीक, मेरे रूम में एक फ़ैन भी है, एसी भी है, सब कुछ है, तो अब मैं सब चीज़ें इकट्ठा चला लूँ तो पागलपन होगा ना। मैं क्या करूँ, अगर मुझे लगता है कि बहुत गर्मी है तो चुपचाप एसी चला के बैठ जाऊँ, अगर मुझे लगता है कि नहीं टेम्परेचर नॉर्मल है, एक पंखे से काम हो सकता है, तो मैं पंखा चला लूँ, है ना। तो क्या है, इससे हमारी बिजली बचेगी, जब बिजली बचेगी तो वो फ्यूचर के लिए काम आएगी। इसी तरह से हम संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन चीज़ों की हमें अभी ज़रूरत नहीं है और जितनी ज़रूरत है उतने ही यूज़ करें, कोशिश करें कि कम से कम यूज़ किया जा सके, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट और आता है। देखिए, तो यहाँ देखिए आपको डेफिनेशन दे दी गई है, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, यानी ध्यानपूर्वक दिमाग लगा के कि हम कैसे इसका उपयोग करें, और उनके नवीकरण के लिए समय देना कि यानी वो दोबारा से बन सकें, ठीक। तो इसको हम लोग संसाधन संरक्षण कहते हैं। और उदाहरण मैंने आपको पहले ही दे दिया कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। इसके बाद आता है सतत पोषणीय विकास। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सतत पोषणीय विकास क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि संसाधनों का ऐसे इस्तेमाल करना, ऐसे सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो संसाधन बचे रहें। ये हमारा संसाधन संरक्षण सतत पोषण विकास कहलाता है। जैसे कि अब मैं इस कमरे से उठ के जाऊँ, जिस रूम में मैं वीडियो बना रही हूँ, अब ये वीडियो बन जाए, उसके बाद मैं दूसरे रूम में जाऊँ, तो क्या है कि मैं इस कमरे के पंखे और लाइट सब खुली ना छोड़ूँ। जब यहाँ कोई बैठा नहीं है, जब इसका कोई यूज़ नहीं है, तो मैं ये सब चीज़ें बंद करके जाऊँ, ठीक है। या अगर मैं अपने दांत को ब्रश कर रही हूँ तो नल को खुला ना छोड़ूँ, नल को बंद कर दूँ। जब मुझे कुल्ला करना हो तो दोबारा खोल लूँ, है ना। तो इस तरह से क्या है कि उसका सावधानी से अच्छे से इस्तेमाल करना। अब मैं कहीं जा रही हूँ, रास्ते में एक नल है जो खुला हुआ है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसे बंद कर दूँ, पानी वेस्ट ना होने दूँ, क्योंकि आपको पता है हमारा पीने वाला पानी भी बहुत सीमित है। खारा पानी पृथ्वी पर बहुत है। आप कहेंगे मैम इतना 71% तो पृथ्वी पर पानी है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन क्या है, वो पानी सारा खारा पानी है, वो हम पी नहीं सकते, वो समुद्री जल है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये सारी आपका हो जाएगा, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स की ओर। तो देखिए, आपको यहाँ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, इसके साथ साथ आपके कुछ सही गलत दिए गए, टिक मार्क दिए गए हैं, और फिर आपके कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से कर लेंगे, और जो ये नीचे के क्वेश्चन है ये सब आप खुद करेंगे। यहाँ पे आओ खेल खेल में करें, तो खेल खेल के करने वाले ये आपको खुद करने होते हैं, आप अपने आप से करेंगे। अगर कुछ कन्फ्यूज़न होती है तो आप लोग मुझे मैसेज कर देंगे, मैं आपको समझा दूँगी बाद में। फिलहाल इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, तो आप लोग इसे कर लेंगे। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं और उसके बाद वीडियो को फिनिश करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन लिखा है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है, ठीक है। अब यानी वितरित है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्यों है। तो उसका रीज़न ये है कि जहाँ की भू आकृति जैसी होगी, जैसी जलवायु होगी, जैसी ऊंचाई, जैसी वनस्पति होगी, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ के संसाधन होंगे। समझ रहे हैं आप लोग। अब पहाड़ी इलाके में आपको खनिज वगैरह मिलेगी, तो अब क्या सोचते हैं कि प्लेन इलाकों में भी आपको वो चीज़ें मिल सकती हैं, नहीं मिल सकती। प्लेन इलाकों में जहाँ आपको अच्छी अच्छी वो मिलेंगे, मतलब वेजिटेबल्स वगैरह मिल सकते हैं, फ्रूट्स मिल सकते हैं, वो आपको पहाड़ी इलाकों में नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो जैसी वहाँ की आकृति होती है, भू आकृति होती है, जैसी ऊंचाई होती है, जैसी जलवायु होती है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, संसाधन संरक्षण क्या है। तो हम जानते हैं संसाधन संरक्षण का मतलब होता है संसाधनों को दिमाग से, बुद्धिमानता से इस्तेमाल करना, ताकि उनको नवीकरण होने के लिए यानी दोबारा बनने के लिए समय मिल सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि देखिए, मानव संसाधन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मनुष्य की योग्यता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन में बदलती है, ठीक है। यानी कि अब क्या है, इंसान ही तो है जिसने ये सारी चीज़ें बनाई हैं, वरना गॉड ने तो सिंपल से हमें पेड़ पौधे खनिज वनिज सब दे दिए थे। आपका आप अपने आप रॉ मटेरियल कच्चा माल हमें दिया गया, उससे अच्छी अच्छी चीज़ें किसने बनाई, इंसान ने बनाई। इसलिए इंसान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, सतत पोषणीय विकास क्या है। तो आप बता देंगे कि संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना, ताकि न केवल आज बल्कि आने वाली पीढ़ी भी, भावी पीढ़ी है ना, भावी पीढ़ी यानी भविष्य वाली पीढ़ी, वो भी उसकी पूरी तरह से
उस चीज़ का इस्तेमाल कर सके, उसके लिए भी बची रहे, तो ये आपका सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब यहाँ आपके आते हैं सही गलत पे टिक लगाइए। तो लिखा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन निर्धारित नहीं करता। ठीक है, अब बताइए क्या है, उपयोगिता, मूल्य या मात्रा। तो मात्रा ही एक चीज़ ऐसी है जिससे संसाधन को निर्धारित नहीं किया जा सकता। जैसी उपयोगिता होगी वैसी मूल्य होगी, ये दो चीज़ें संसाधन बनने के लिए निर्धारित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, यानी कि जिसको मानव ने बनाया। तो लिखा है कैंसर उपचार औषधि, ठीक है, या उसके बाद लिखा झरने का जल या उष्णकटिबंधीय वन। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि कैंसर उपचार औषधि। ठीक है, यहाँ ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मानव निर्मित का मतलब होता है वो चीज़ जो मानव के द्वारा बनाई गई है। तो इन तीनों में से झरने का जल तो अल्लाह पाक ने ही बनाया है, भगवान ने ही बनाया है। उष्णकटिबंधीय वन यानी जंगल, वो भी अल्लाह पाक ने बनाया है। लेकिन कैंसर की दवाई मानव ने खुद बनाई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानव निर्मित संसाधन क्या है इसमें, कैंसर उपचार की औषधि। चलिए अगला पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका लिखा है कथन पूरा कीजिए। जैव संसाधन होते हैं तो क्या होते हैं, जीव जंतु से व्याप्तुन यानी कि पूरी तरह से भरे हुए। अगला लिखा है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए पहले आपसे बोला गया है संभव्य और वास्तविक संसाधन, यानी कि जो संभावना के अकॉर्डिंग होते हैं और जो हकीकत में मौजूद है, उनमें क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ लिखा है वे संसाधन जिनका संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती, यानी हवा कितनी है हम नहीं ज्ञात कर सकते, है ना। तो ये आपका होता है क्या, संभाव्य संसाधन, यानी जिसको हम संभावना लगा सकते हैं, सॉरी। नेक्स्ट आपका है वास्तविक, यानी ये जिसकी मात्रा हम ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे पास 10 पेड़ हैं, है ना, 20 लीटर पेट्रोल है, इस तरह से। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं इन संसाधनों का वर्तमान उपयोग नहीं किया जा रहा है, परंतु भविष्य में इनका उपयोग किया जा सकता है। ये संसाधन अभी वर्तमान में ही उपयोग में, जैसे कि लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम, कोयला, खनिज इत्यादि तेल। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी में ही दिया गया था कि सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन बताइए। तो देखिए यहाँ आपको दिए गए हैं सर्वव्यापक कौन से हैं, जो संसाधन सभी जगहों पर पाए जाते हैं वह सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं, जैसे हवा, सूरज का प्रकाश इत्यादि। स्थानांतरिक संसाधन वो होते हैं जो किसी एक निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते, जैसे तांबा, लोहा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ आपको दिया गया है क्रियाकलाप के हिसाब से, तो इनको आप लोगों को मैंने कहा है खुद ही करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये आंसर मैंने आपको दिखा दिए, आप लोग कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये बाकी इसके पॉइंट्स हो जाएंगे, ये आप लोग कर लेंगे। आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।